So let's start with this very beautiful topic called as what beta? Income from salaries. ठीक है. अब बेटा अगर आप देखो ना तो इन अ नॉर्मल लाइफ कॉमन मैन की जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको भी मालूम है बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं विच आर व्हाट बेटा सैलरीड एम्प्लॉयज. ऑब्वियसली बराबर है कि नहीं, मालिक एक ही होगा, बाकी उसके यहाँ पे काम करने वाले लोग कितने होंगे, हजारों होंगे. तो वहां पे मेजर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर गेटिंग और कवर्ड in this part. So that is why this is one of the very very important topics curriculum wise भी practical life wise. आप भी कल जाके salaried employee बनोगे तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो एज अपना ट्रेडिशन रहा है हम लोग हमेशा सबसे पहला क्या देखेंगे बेटा, अपना चार्जिंग सेक्शन. तो सैलरीज में चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन, सैलरीज में चार्जिंग सेक्शन क्या है बेटा, सेक्शन 15. हाउस प्रॉपर्टी का याद आ रहा है किसी को, 22 बराबर है, यहाँ पे सेक्शन 15. अब चार्जिंग सेक्शन करता क्या है बेटा, वो अपने को कंडीशंस देता है, बोलता है कि अगर तुमने ये कंडीशंस फुलफिल किया तो ही इस इनकम को हेड के अंदर क्या मिलेगा, एंट्री. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने कैसे अपने को बोला, देखो बोला कि सैलरीज शैल बी taxed on due or received basis whichever is what beta earlier. ऐसा बोला, salary shall be taxed on what beta, due or received basis whichever is earlier. fair है. अब सबसे बेसिक डिस्कशन बेटा कि सैलरी का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी क्या होता है बेटा. तो बोलता है यहां पे देखो दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई. ठीक है. आपके लिए इसके आगे ER इज एन एम्प्लॉयर, EE इज एन एम्प्लॉय. वेरी क्लियर बेटा. तो इसके आगे मैं हमेशा ER EE लिखूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बारे में बात कर रहा हूं. तो इनका कहना है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से जो भी मिले, एनीथिंग ही विल गेट, बट ही शुड गेट अंडर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. ठीक है. तो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से जो भी मिले, बट कैसे मिल रहा है, अंडर अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तो वो कहलाएगा सैलरी. ठीक है. अब ये जो एनीथिंग है बेटा, एनीथिंग दैट ही इज गेटिंग, दैट कुड बी एक्चुअली में एनीथिंग, उसका नाम कुछ भी हो सकता है बेटा. ठीक है. तो वो बोनस हो सकता है, वो कमीशन हो सकता है, वो अलाउंसेस हो सकते हैं, वो परक्विजिट्स हो सकते हैं, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, इवन वो पेंशन हो सकता है. कुछ भी नाम से अगर मिले, बट अगर वो एम्प्लॉई को मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से, बट अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ये जानना बहुत जरूरी है. तो मान के चलो मिस्टर ए जो है वो एक एम्प्लॉयर है और मिस्टर बी जो है ये एक एम्प्लॉई है, और दोनों दोस्त भी है, एंड दोनों क्या है बेटा, दोस्त भी. ऐसा हो सकता है. यस. तो एक दिन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उसके बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया एज अ फ्रेंड. तो दैट अमाउंट और दैट जो भी उसको जो मिला है मिस्टर बी को, बट एज अ फ्रेंड जो मिला है, दैट मे नॉट बी टैक्स अंडर द हेड व्हाट बेटा, सैलरीज. पर दिवाली में ये एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज को कुछ भी गिफ्ट दिया. ठीक है. अब बेटा सारे एम्प्लॉयज को दिया तो बी को भी दिया, तो अब ये जो गिफ्ट मिला है दिस इज गिवन अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड देन इफ इट इज गिवन अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड व्हाट बेटा, सैलरी. आर बी वेरी क्लियर ऑफ दिस पार्ट बेटा. क्वेश्चन एग्जाम में तुमको इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे वो लोग, बट अपने को क्लियर होना बहुत जरूरी है
कि when a employer gives anything to the employee by any name it may be called, but if it is given under a employer employee relationship then it will be counted as what बेटा salaries. अब आप ध्यान में देखो बेटा कि एम्प्लॉई जो है वो हमेशा एक इंडिविजुअल ही होता है. क्या आपने देखा है एक कंपनी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय है? पार्टनरशिप फर्म कभी एम्प्लॉय है नहीं. एम्प्लॉई जो है हमेशा इंडिविजुअली होता है. वेयर एज एम्प्लॉयर बेटा कैन बी एनीवन अगेन. इट कैन बी एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी हो सकता है बेटा. ठीक है ना. सो द एम्प्लॉयर कुड बी एनीवन बट एम्प्लॉई ऑलवेज शैल बी एंड व्हाट बेटा इंडिविजुअल. ठीक है. इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे बात करेंगे बट मुझे ना अभी इन दो वर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा हाईलाइट कराना है. ठीक है. अब ये दो वर्ड्स अपने को क्या बोलता है ये अंडरस्टैंड करो. तो व्हाट दे आर सेइंग अस कि ये जो आपका सैलरी है दिस इज गोइंग टू बी टैक्स्ड ऑन व्हाट बेटा आइदर ड्यू और व्हाट रिसीव्ड बेसिस एंड इन दोनों में भी विच एवर इज व्हाट बेटा अर्लियर. विच एवर इज अर्लियर इज ओके. पर आप मुझे बताओ कि मैं आपको अगर 3 वर्ड्स बोलूं ड्यू, रिसीप्ट और व्हाट बेटा एक्रूअल, तो आपको क्या लगता है क्या ये 3 वर्ड्स अलग अलग है या सेम है या इसमें से कोई 2 सेम है या मतलब अलग है तो किस तरीके से अलग है? दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल मी. चलो ट्राई. 2 सेम है. कौन से 2 सेम लग रहे हैं अपने को? ड्यू एंड एक्रूअल अलग सेम लग रहा है एंड अपने को लग रहा है रिसीट तो क्या है बेटा अलग है. ठीक है. तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चा लोग ऑल दिस 3 वर्ड्स आर डिफरेंट. ठीक है. अब किस तरीके से डिफरेंट है ये समझो और इसका इंप्लीकेशन क्यों आ रहा है ये भी देखने का बेटा. देखो सो आई एम कमिंग टू अविघ्न क्लासेस एंड टेकिंग लेक्चर्स. तो बेटा एवरी टाइम आई टेक अ लेक्चर, ठीक है, मेरा जो प्रोफेशनल फीस है वो मेरे नाम पे एक्यूमुलेट हो रहा है. एवरी टाइम आई एम टेकिंग द लेक्चर आई कैन से दैट आई एम अर्निंग माई प्रोफेशनल फीस. सो दिस एक्यूमुलेशन और अर्निंग इज टेक्निकली एक्रूअल. ये तो हमने पहले भी देखा था अपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में. अक्रूड का मतलब क्या था? अर्न्ड. बराबर है ना. अक्रूड का मतलब क्या था? अर्न था. पर मुझे बताओ कि क्या मैंने आज लेक्चर लिया तो मैं आज का पैसा आज ही मांग रहा हूं? मुझे आज लेक्चर लिया ये पैसा कब मिलेगा बेटा? जो मे बी मेरा और सर का या मेरा और क्लासेस का एक इंटरनल नेगोशिएशन होगा. तो मेरे को क्लास ने बोला कि सर आप 1 महीना जब भी पूरा लेक्चर लोगे तो नेक्स्ट मंथ के 10th को हम आपको पिछले महीने का जो भी लेक्चर्स है उसका प्रोफेशनल पेमेंट देंगे. दिस इज नॉट सैलरीज, ओके, दिस इज प्रोफेशनल पेमेंट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. मैंने बोला ठीक है. तो अब मैं क्या 1 तारीख को जाके मांग सकता हूं? से आई एम टॉकिंग अबाउट मैंने लेक्चर लिया इन द मंथ ऑफ जैन, ओके, जैन 22. अब मुझे बताओ जैन 22 का पेमेंट क्या मैं 1st ऑफ फेब को मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता ना बेटा. कैसे मांगेगा? अपना नेगोशिएशन क्या है? 10th को मिलेगा. तो मैं 1st को जाके नहीं मांग सकता. 2nd को मांग सकता हूं? नहीं. 3rd को मांग सकता हूं? नहीं. 10th को मांग सकता हूं क्या? हाँ. तो 10th वो टाइम है जब मेरा जो रिसिप्ट है that becomes receivable in my hands and consequently become payable in the hands of classes. That is the time we say this is becoming what beta? Due. This is becoming what beta? Due. Due का मतलब क्या बेटा? When the time it becomes payable or receivable. When the time it becomes payable or receivable. ये पक्का हो गया? ओके. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 10th के बदले क्लासेस 5th को ही क्रेडिट दे दे, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10th के बदले 12th को दे दे. तो जब भी एक्चुअली में मुझे रिसीप्ट होगा दैट इज व्हाट बेटा? रिसीट. दैट इज व्हाट बेटा? रिसीट. एंड इसीलिए आपको समझना है कि सैलरी जो है दैट इज नॉट टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस but that is taxed on due or receipt basis, whichever is what beta? Earlier. Whichever is earlier. बोलो. जनवरी का पैसा
Jan 22 is Jan 2022, not the 22nd Jan, है ना. Jan 22 का मतलब क्या, इट्स 2022. ओके, तो जनवरी के मंथ में मैंने जो भी लेक्चर्स लिए उसका पेमेंट मेरे को कभी मिलेगा बेटा, 10th Jan को मिलेगा, 10th Feb को मिलेगा. सो इट इज गेटिंग ड्यू ऑन व्हाट बेटा, द 10th of Feb, बट आई हैव अर्नड इट थ्रू आउट द मंथ ऑफ व्हाट बेटा, जनवरी. करेक्ट है. अब बेटा सैलरी में आप देखो तो सैलरीज में भी वैसे ही होता है. एक जो एम्प्लॉई है वो से अगेन मैं Jan 22 का बात करूं, ठीक है, तो एक जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, 1st Jan काम करेगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसा वो पूरा 30 दिन काम करेगा बेटा. एंड अब वो एम्प्लॉयर और उसका नेगोशिएशन है कि उसका सैलरी ड्यू कब होता है. कभी कभी एम्प्लॉयर ऐसा भी बोलेगा कि सैलरी शैल बी पेएबल ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इट इज गेटिंग ड्यू ऑन द लास्ट डे. वो ऐसा भी बोल सकता है इट विल गेट ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो ड्यू कभी होगा बेटा, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. 10th होगा तो 10th होगा. अभी अपना क्या है, अपने को बोला कि सैलरी जो टैक्सेबल है, ध्यान से सुनना, वो किस पे है बेटा, ड्यू या रिसीव पे, एक्रूअल पे नहीं है. अब इसका कॉन्सिक्वेंस समझो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. देखो हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा बचा, 21, 22, बराबर है. ध्यान से सुनिए. तो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट माय प्रीवियस ईयर 21, 22. अब माय ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April 21, एंड्स ऑन द 31/3/22. ठीक है, ये आपको भी पता है. अब कैसे सोचना ये देखो. हाँ बेटा, ये दो डेट्स के बीच में जो भी सैलरी ड्यू या रिसीट हो रहा है उसी को आप प्रीवियस ईयर 21, 22 में टैक्स करो. ठीक है, कैसे सोचना है मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. मैं बोल रहा हूं ये दो डेट्स के बीच में, इंक्लूडिंग दिस 2 डेट्स. ओके, सो 1/4/21 से लेके 31/3/22 के बीच में अगर कोई भी मंथ का सैलरी या तो ड्यू हो रहा है या तो रिसीप्ट हो रहा है, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द मंथ और इन द ईयर 21, 22. आर वी क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपको एक सिचुएशन देता है इधर. तो मान के चलो मैं बोलता है कि सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज बेटा ड्यू एंड ऑल्सो रिसीव्ड on the last day of the same month. क्या बोला मैंने, मिस्टर एक्स का सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीव्ड हो रहा है. कभी रिसीव्ड और ड्यू हो रहा है बेटा, ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ. ओके, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ. ठीक है, मुझे घाई बिल्कुल नहीं चाहिए, आराम से सोच के आंसर देना. तो अगर मैं मेरे इस करंट ईयर का बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, सो आई एम लुकिंग एट the taxability for my previous year (21 and 22). तो मुझे ये बताओ कि कौन से महीने से, ठीक है, फ्रॉम विच मंथ टिल विच मंथ द सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्स्ड. मतलब अपन बोलते हैं ना जैन से लेके दिसंबर, तो ऐसा कौन से महीने से कौन से महीने तक का सैलरी इस साल में टैक्स होगा if the salary is going to be getting due and received on the last date of the same month. On the last date of the same month, कौन से महीने से कौन से महीने तक का सैलरी टैक्स होगा. चलो, अप्रैल टू मार्च. कौन सा अप्रैल, तो हम बोलते हैं अप्रैल 21 टू व्हाट बेटा, मार्च 22. कैसे सोचा आपने? ओके, आइडियली आपको ये देखना चाहिए बेटा कि वो पहला कौन सा डेट है जब सैलरी ड्यू हुआ. ये पूरे साल में ये पहला कौन सा डेट है जब सैलरी ड्यू हुआ. मुझे बताओ कौन सा डेट पे सबसे पहला बार सैलरी यहां पे ड्यू हुआ बेटा.
30th ऑफ अप्रैल, एंड हम लोग बोलते हैं बिकॉज इट इज गेटिंग ड्यू ऑन द 30th ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो इस 30th ऑफ अप्रैल पे कौन से महीने का सैलरी ड्यू हुआ? अप्रैल का। दैट इज व्हाई वी से इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट बेटा? अप्रैल 21। आपको सोचने का तरीका मिल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे पहला कौन सा ऐसा डेट था जिस दिन ये सैलरी, फर्स्ट को कोई सैलरी ड्यू हुआ क्या कोई मंथ का? नहीं। सेकंड को हुआ क्या? नहीं। ऐसा सोचते सोचते हम गए तो हम लोगों ने बोला फर्स्ट सैलरी इज ड्यू ऑन द डेट ऑफ व्हाट बेटा? 30th अप्रैल। इट इज बिलोंगिंग टू द मंथ ऑफ व्हाट बेटा? अप्रैल। मैं आपको ये भी बोल रहा है इट डज नॉट मैटर कौन से मंथ का है, अगर करंट ईयर में ड्यू हुआ है तो करंट ईयर में टैक्स होगा। वापस में बोल रहा हूं, इट डज नॉट मैटर कौन से मंथ को बिलोंग करता है, अगर करंट ईयर में ड्यू हुआ है तो करंट ईयर में क्या होगा? टैक्स होगा। तो फर्स्ट ड्यू मेरा 30th ऑफ अप्रैल को हुआ, ऐसे ही 31st ऑफ मई को हुआ, 30th ऑफ जून को हुआ, एंड सो ऑन। लास्ट ड्यू हैपन्स ऑन द 31st ऑफ मार्च, एंड दैट सैलरी इज बिलोंगिंग टू मार्च 22, एंड दैट इज वाई हम लोग बोलेंगे कि इस साल में अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक का सैलरी क्या हो गया? ड्यू हो गया। आर वी क्लियर? अब अगर मैं इस पूरे सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज लाता हूं, और मैं आपको अगर बोलता हूं कि इन दिस सिचुएशन द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स बी ड्यू ऑन रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट डे of the next month, first day of the next month. My question being the same कि बेटा कौन से मंथ से कौन से मंथ का सैलरी यहाँ पे टैक्स होगा? आराम से सोचो और जवाब दो के कौन से मंथ से कौन से मंथ का सैलरी टैक्स होगा। चलो बोलो। आई एम नॉट गेटिंग क्लियर वर्ड्स, डोंट मम्बल, बराबर क्लियरली बोलो। क्या तुमको लगता है जैसा भी रहेगा तो ओके। कोई कोई लोग बोलता है मार्च 21 से लेके फेब 22। किसी को कुछ और आंसर देना है? एनीबडी इज फीलिंग कुछ और है? बच्चे आपको कुछ और लग रहा है? डेट नहीं बोलना है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का ये बोलो, डेट नहीं बोलो मेरे को। हाँ तो जो भी आपको लग रहा है यू कैन टेल मी, नो प्रॉब्लम। मई 21 से लेके फेब 22, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22। एनीबडी एल्स? जो भी आपको लग रहा है दैट्स ओके। अच्छा, आपका थॉट प्रोसेस क्या था? क्या आपने ये चेक किया कि वो कौन सा फर्स्ट डे था जिस दिन सैलरी ड्यू हुआ? कौन सा डे था फर्स्ट जिस दिन सैलरी ड्यू हुआ? फर्स्ट मई को हुआ, फर्स्ट अप्रैल को नहीं हुआ। फर्स्ट अप्रैल को सैलरी ड्यू होगा ना। मैं इसीलिए 4 बार बोला था इट डज नॉट मैटर कौन से महीने का है, अगर करंट ईयर में ड्यू हो रहा है तो वो करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। आई थिंक आई रिपीटेड दिस एटलीस्ट थ्राइस। समझा आपको सोचने का तरीका? एंड इधर ही ना तुम्हारा एक्रूड एंड ड्यू में फर्क हो रहा है। अगर वो एक्रूअल बेसिस पे होता ना बेटा, इट वुड हैव बीन ऑलवेज बीन फ्रॉम अप्रैल से लेके मार्च, बट ये लोग ने क्या बोला? एक्रूअल बेसिस पे नहीं, इट इज ड्यू और रिसीट। ठीक है, अब आपका सोचने का तरीका वापस यही है बेटा कि द फर्स्ट सैलरी इज गेटिंग ड्यू ऑन दी 1/4/21, और ये कौन से मंथ को बिलोंग कर रहा है? मार्च का। So that is why even though it is previous year 21-22, the taxability will be for the month of what बेटा? March 21। अभी ऐसा ही हर फर्स्ट को सैलरी ड्यू हो रहा है बेटा, तो फर्स्ट मई को हुआ अप्रैल का, फर्स्ट जून को हुआ मई का। अब इसी तरीके से फर्स्ट मार्च को हुआ, कब का हुआ ये बेटा? फेब का हुआ। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज व्हाट बेटा? फेब 22 एंड इट इज व्हाट बेटा? मार्च 21। आपको सोचने का तरीका समझना पड़ेगा। करेक्ट है? ओके, अभी मार्च 22 का सैलरी कहां पे टैक्स होगा? इन द नेक्स्ट ईयर होगा ना बेटा, फर्स्ट अप्रैल 22 को होगा, तो दैट विल बी इन द प्रीवियस ईयर 22 एंड 23, और ऐसे ही गाड़ी चलते रहेगा।
पर इसमें भी आ सकता है ट्विस्ट, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे दिखेगा, तो मैं आपको तभी बताऊंगा कि ट्विस्ट क्या है। अभी मैं बताऊंगा तो इट विल बी लाइक टू मच ऑफ कंफ्यूजन। करेक्ट है? तो आपको ये समझा? हाँ बच्चे बोल, नहीं समझा? ओके देखो सैलरी कैसे टैक्स हो रहा है बेटा, ड्यू और रिसीट बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे नहीं हो रहा है। अब ड्यू का मतलब क्या कि वो कभी पेएबल होगा तभी वो टैक्स होगा। तो हमने क्या बोला कि ये अपना जो करंट ईयर है, कौन सा करंट ईयर है 21-22, इस साल में जो जो मंथ का सैलरी ड्यू या रिसीट हो रहा है वो टैक्सेबल होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस मंथ का सैलरी ड्यू हो रहा है या जिस मंथ का सैलरी रिसीव्ड हो रहा है वो करंट ईयर का ही होना चाहिए। ठीक है? तो अपना फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से हमने देखा कि सैलरी ड्यू रिसीट हो रहा था उसी मंथ के लास्ट डे में। तो हमने बोला कि करंट ईयर में कौन से मंथ्स का सैलरी ड्यू होगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड इट विल गो टिल व्हाट बेटा, मार्च। बराबर है? तो सोचने का तरीका ये था बेटा कि आप है ना पहला वो डेट फाइंड आउट करो कि जिस दिन सैलरी ड्यू हो रहा है। तो ये केस में हम लोग ने बोला क्या फर्स्ट को कोई सैलरी ड्यू हो रहा है? नहीं। सेकंड को हो रहा है? नहीं। थर्ड को हो रहा है? नहीं। ऐसा करते करते आप जाओ एंड तक, तो आपको ये मिलेगा कि जो पहला सैलरी ड्यू हो रहा है दैट इज हैपनिंग ड्यू ऑन द मंथ ऑफ व्हाट बेटा, 30th ऑफ अप्रैल। और वो कौन से मंथ का है? अप्रैल का है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। इसी तरीके से हर मंथ के एंड में द सैलरी इज गेटिंग व्हाट बेटा, ड्यू। सो इट विल गो फ्रॉम अप्रैल 21 टिल व्हाट बेटा, मार्च 22। ठीक है? ये तब होगा व्हेन द सैलरी इज गेटिंग ड्यू एट द लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। पर अगर मान के चलो हमने थोड़ा सिचुएशन को चेंज किया और बोला कि द सैलरी इज गोइंग टू गेट ड्यू नाउ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है? तो अब वापस बात वही है कि 1421 से 31,322 तक का रेंज है अपना बेटा। अब आप सोच के बताओ कि ये रेंज के बीच में ऐसा कौन सा पहला दिन है जब कोई भी मंथ का सैलरी ड्यू हो रहा है? सैलरी इज गेटिंग ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ द सैलरी इज गेटिंग ड्यू। कौन से महीने का? पिछले महीने का। ओके तो यहां पर भी पहला सैलरी ड्यू होगा ना 1421 को, और वो कौन से मंथ का है? तो टैक्स तो अभी होगा। कौन से ईयर में होगा? 21-22 में। व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग ड्यू इन दिस ईयर, बिकॉज इट इज गेटिंग ड्यू इन दिस ईयर, दैट इज व्हाई वी से इट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 21। अब नो, इट्स नॉट अबाउट प्रीवियस ईयर। आप सोचो कि कौन से मंथ का टैक्स हो रहा है। 1/4 को कौन से मंथ का टैक्स हो रहा है? बस वही टैक्स होगा। अपने को ये देखना है कि अपना जो डेट का रेंज है उसके बीच में कोई भी सैलरी ड्यू या रिसीट होगा तो वो टैक्स होगा। ये मत देखो कि जिस मंथ का है वो मंथ अपने ईयर में का है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। अब मैं अगर आपको इधर एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को, कि 1 मार्च को इधर सैलरी ड्यू हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, ये कब का सैलरी ड्यू हो गया बेटा? फेब 22 का। ठीक है? समझो ये कोई एम्प्लॉय था, इसके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया और इसने अपने एम्प्लॉयर को जाके बोला कि मेरे को 15/3/22 को ही नेक्स्ट मंथ का सैलरी तू दे दे, अभी मार्च का। तो यहां पे मार्च का सैलरी ना रिसीप्ट हो रहा है। ड्यू कभी होगा बेटा? ड्यू होगा 1/4/22 को। ओके, 1/4/22 को। तो बेटा करंट ईयर में अब ये सैलरी भी टैक्स होगा, बिकॉज इट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बिकॉज इट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अभी मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको क्या बोला कि ड्यू और रिसीट सेम डेट पे हो रहा है, पर मान के चलो मैं ऐसा बोला तो ये ईयर में टेक्निकली 13 मंथ्स का क्या होगा? सैलरी टैक्स होगा कि नहीं? फिर मुझे बताओ, क्या नेक्स्ट ईयर में, क्या प्रीवियस ईयर 22-23 में फिर से मार्च का सैलरी टैक्सेबल होएगा क्या? फिर नहीं ना, ऑलरेडी रिसीव बेसिस पे टैक्स किया, फिर वापस ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली जहां इधर 13 मंथ्स का होगा, इधर सिर्फ 11 मंथ्स का। ये टाइम पास क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे नहीं है। एक्रूअल बेसिस पे होता तो जिंदगी बहुत सिंपल, हर साल 12-12 महीने का सैलरी क्या हो रहा है बेटा? टैक्स हो रहा है। समझा बच्चा?
क्लियर क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द ड्यू और रिसीप्ट वाला थिंग विल चेंज द इक्वेशन ए लिटिल बिट, ठीक है। चलो, तो ये मेन मेरा हो गया डिस्कस करके। अब बैक टू योर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक छोटा सा पार्ट मेरे को बताना है आपको। तो बेटा ये लोग बोलते हैं कि आप है ना ये गेज कैसे करोगे कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। तो ये लोगों ने बोला इसका ना दो बेंचमार्क है। एक तो आप देखो कि क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ठीक है। सो एक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होगा क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है। क्या डिफरेंस है जरा देख लेते हैं। तो दे से व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ना, देयर इज अ मास्टर एंड व्हाट बेटा सर्वेंट रिलेशनशिप, बिकॉज यहां पे द सर्वेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू गिव द सर्विसेज टू व्हाट बेटा द मास्टर, जिसमें आप बोल सकते हो एम्प्लॉयर है और ये क्या है बेटा एम्प्लॉय है, जहां पे द एम्प्लॉय सपोज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द मास्टर। बट अगर अपन बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे क्या किया जा रहा है बेटा सर्विसेज लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई मास्टर या सर्वेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज क्लासेस में यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पहले मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, आप एम्प्लॉय हो या प्रोफेशनल हो। तो आप बोलोगे कि सर दोनों में क्या फर्क पड़ता है, तो यहां पे बहुत फर्क पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में ना व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट बेटा वेयर टू डू, ये तीनों कौन बता रहा है बेटा एम्प्लॉयर बता रहा है। इस पे तीनों पे एम्प्लॉयर का क्या है बेटा कंट्रोल है, ओके। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो बेटा व्हाट टू डू एंड वेयर टू डू ये बताया जाता है, बट बेटा हाउ टू डू पे ना जो पैसा दे रहा है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, आप जाके एक टेलर को बोलते हैं कि मुझे ड्रेस स्टिच करके चाहिए, ठीक है, आप उसको ड्रेस देके आते हो, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, बराबर है, वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, वो आपका एम्प्लॉय है क्या। अब वो ड्रेस कैसे स्टिच कर रहा है आपको क्या कंट्रोल है उस पर, वो रात को जग के स्टिच कर रहा है, वो सुबह जल्दी उठ के स्टिच कर रहा है, वो खाते खाते स्टिच कर रहा है, आपको उस पर कुछ भी कंट्रोल है क्या, नहीं। आपको आपका ड्रेस मिल जाता है, यू आर हैप्पी, ठीक है। सो सेम हमारा भी है बेटा। सो इफ आई एम कमिंग एंड टीचिंग हियर, मुझे क्लासेस बताता है व्हाट टू डू टैक्स पढ़ाओ, मैं आके तो कुछ भी पढ़ाऊं नहीं। देन वेयर टू डू क्लास में आके पढ़ाओ, क्या मैं आपको बोल सकता हूं मेरे घर पे आके पढ़ो नहीं। बट बेटा हाउ टू डू पे उनका कंट्रोल नहीं है। अब मुझे चाहिए था तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी पहले पढ़ा दिया, मुझे कोई बताता है कि नहीं सर आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाओ, आप लाइन से जाओ, आप यही एग्जाम्पल यूज करो, आप इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, दैट दे डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है बेटा डिफरेंशिएट करने का कि दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सैलरीड है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। पर मैं बोलता ये है ना बहुत वेग बेंचमार्क है। इसके बावजूद अगर से देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन ऑल्सो देयर इज सैलरी। जब अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट का तो उसमें आपको ये सब नहीं देखने का बेटा। जब एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तो वो पक्का पक्का क्या होता है बेटा सैलरीज होता है। अब ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कोई बच्चा मेरे से आर्ग्यू कर सकता है कि सर आप तो इधर क्लासेस का एग्जांपल दे रहे हो, कल को स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वो तो स्कूल का एम्प्लॉय है, उसको भी स्कूल यही बता रहा है ना कि तू आके ये सब्जेक्ट पढ़ा और इधर पढ़ा। स्कूल का थोड़ी उसको कोई कंट्रोल है कि किस तरीके से पढ़ाने का, वो भी तो खुद का ही डिसीजन लेके पढ़ा रहा है। तो फिर वो कैसे एम्प्लॉय हुआ, क्योंकि वहां एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। पर अगर वही जो स्कूल टीचर है यूनिवर्सिटी के लिए कोई पेपर सेटिंग करता है, पेपर चेकिंग करता है और उसको यूनिवर्सिटी कुछ पैसा देती है, तो अब वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो सैलरीज में टैक्स नहीं होगा, वो सैलरीज में टैक्स नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक ब्रॉड आपको आइडिया मिला कि व्हाट इज सैलरी बेटा। तो हम लोग बोलेगा इंपॉर्टेंट चीज सैलरीज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है।
है ना। एम्प्लॉयर कुछ भी अपने एम्प्लॉय को दे, उसका नाम कुछ भी हो, सैलरीज को सैलरीज बोलो, या सैलरीज को बोनस बोलो, या कमीशन बोलो, या आप अलाउंसेस बोलो, परक्विजिट बोलो, कोई भी नाम से दिया जाए, पर वो क्या होगा बेटा, सैलरीज के अंदर ही आएगा। आप बोलोगे नहीं सर कमीशन हुआ तो पीजीबीपी में लेकर आओ, नहीं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो हमेशा किधर आएगा बेटा, सैलरीज में आएगा। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको एक छोटा कमीशन का एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, से अपने बाहर रिसेप्शनिस्ट मैडम है, तो क्लासेस ने ऐसा बोला कि कोई भी अगर एक बच्चे का एडमिशन लाएगा तो हम एज अ कमीशन हर बच्चे के पीछे 1000 रुपए देंगे। ठीक है, तो वो रिसेप्शनिस्ट मैडम ने किसी का एडमिशन लेकर आए, तो अब उनको क्लासेस पैसा देगा, मैडम इज एन एम्प्लॉय ऑफ द क्लास, तो भले क्लास उसको कमीशन दे, फॉर हर इट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरीज ओनली। मैंने भी एक बच्चा लाया, मुझे भी कमीशन मिल रहा है वही 1000 रुपए का, अब क्या मैं 1000 रुपए को सैलरीज में टैक्स करूं? मेरा तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो मैं किस में करूंगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में करूंगा या अदर सोर्सेस में करूंगा। बट सेम सिचुएशन, नो, सेम कमीशन, बट व्हाई, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर कुछ भी दे, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड व्हाट बेटा, सैलरीज। करेक्ट है? सो ये जरा लिख लेंगे, एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। पहले आप लिख लीजिए। सो अभी हम लोग ने ये तो बच्चा समझ लिया कि हाउ इज व्हाट बेटा, सैलरी ड्यू एंड रिसीव्ड पे टैक्स्ड। ठीक है, अभी गोइंग अहेड ना, एक छोटा सा पार्ट है जो बीच बीच में कभी भी आपको आ सकता है, वो समझ के लेते बेटा। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रेड पे स्केल। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल थिंग है। ग्रेड पे स्केल क्या होता है? तो ग्रेड पे स्केल में आपके जो एम्प्लॉयज है उनको एक सर्टेन ग्रेड में डाला जाता है। तो यू विल गेट सम नंबर्स लाइक 10,000, 2,000, 30,000, 5,000, 60,000, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा, कि जब भी आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तभी आपका जो सैलरी होगा फॉर ईयर 1 दैट विल बी 10,000 पर मंथ। फिर एवरी ईयर देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज, कितना बेटा, 2,000। तो ये जो इंक्रीमेंट होगा वो साल में एक बार होगा, एनुअल इंक्रीमेंट, बट इंक्रीमेंट विल बी इन योर मंथली सैलरी। तो सिर्फ 2,000 नहीं ऐड हो रहा है पूरे साल में, आपके मंथली सैलरी में क्या हो रहा है, 2,000 ऐड हो रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी एडेड वंस इन अ ईयर। ओके, अब इसी तरीके से सिलसिला चलता ही जाएगा। ईयर 3 में आपका सैलरी कितना होगा बेटा, 14,000 पर मंथ, तो प्लस 2,000 भी इधर होगा। ऐसा करते करते ये तब तक चलेगा जब तक कोई भी साल में आपका सैलरी 30,000 ना हो जाए। एंड 30,000 होने के बाद फिर आपका इंक्रीमेंट कितना होगा, 5,000, एंड ये फिर 35,000 होगा पर मंथ, है ना, ये मंथली सैलरी है, राइट। एंड फिर ये तब तक चलेगा जब तक ये कितना ना हो जाए, 60,000। ठीक है, सो वंस यू आर रीच टू द एंड ऑफ योर ग्रेड 60,000, देन देयर विल बी नो इंक्रीमेंट्स फर्दर। और अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो दे विल हैव टू पुट यू इन सम अनदर ग्रेड। तो 60,000 से ऊपर वाला कोई ग्रेड होगा तो ही इंक्रीमेंट होगा, वरना देन योर सैलरी विल बी स्टैग्नेंट एट जो भी 60,000 रुपीज वगैरह या जो भी ग्रेड का अमाउंट है वो ग्रेड पे। तो दिस इज जस्ट व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ग्रेड पे स्केल। करेक्ट है? अब इसमें लोग बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना 10,000 ही हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन डायरेक्टली एम्प्लॉय यू फ्रॉम 20,000। सो फिर बात वही होगी, आप हो गए 22,000, ये तब तक चलेगा जब आप कितना आते हो बेटा, 30,000, फिर होगा आपका 5,000 का इंक्रीमेंट,
और ये तब तक चलेगा जब तक आप रीच नहीं करते कितना बेटा 60,000 पर मंथ। तो दिस इज सिंपली व्हाट यू कॉल एज व्हाट बेटा ग्रेड पे स्केल। लिख लीजिए फटाफट। हर एक एम्प्लॉयज के लिए अलग ग्रेड हो सकता है। से मेरे पास कोई स्किल्ड लेबर है उसके लिए अलग ग्रेड होगा, अनस्किल्ड है उसके लिए अलग होगा, वर्कमैन है उसके लिए अलग होगा। तो ऐसे कंपनी डिसाइड करती है। डन बच्चे लोग। गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट वन बेटा। अब लाइक ऑलवेज आपने लेवी पार्ट तो समझ लिया, इस तरीके से सैलरीज को हम लोग करेंगे टैक्स। अब आते हैं कंप्यूटेशन की तरफ, ठीक है, कि हाउ द सैलरी लुक्स लाइक, हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी लुक्स लाइक। तो बेटा देखो सैलरीज के ना बहुत सारे पार्ट्स है या बहुत सारे रूप है, ठीक है। द नेम कैन बी डिफरेंट बट इट इज फाइनली क्लासिफाइड अंडर द हेड क्या बेटा सैलरीज। तो सबसे पहला चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इज समथिंग कॉल्ड एज द बेसिक सैलरी, इज समथिंग कॉल्ड एज द बेसिक सैलरी। ये लोग बोलते हैं दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैलरी। तो कोई भी बंदा अपना टाइम एंड एफर्ट्स किसी के लिए डेडिकेट करता है। सो इफ आई एम्प्लॉय समबडी दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव मी हिज टाइम एंड हिज व्हाट बेटा एफर्ट्स। उसके लिए मैं उसको जो रेम्यूनरेट करता है, ठीक है, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड व्हाट बेसिक सैलरी, ठीक है। अब बेटा ओवर एंड अबाउट दिस बेसिक सैलरी देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन गिव हिम, ठीक है। ये बेसिक सैलरी अगर मेरे को एडवांस में मिलता है तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या एडवांस सैलरी, जस्ट अ नेम। तो वो लोग ने उधर लिखा है अपने लिए। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन अलावेंस, ठीक है। ये अब नेक्स्ट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अलावेंस क्या है बेटा, एक सर्टेन खर्चा करने के लिए मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देता हूं, तो दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ अलावेंस। देन यू हैव बोनस, कमीशन, and I can give you some facilities also which is like perquisites। अभी समझो क्लासेस ने बोला कि कोई बहुत बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है, जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दीज आर एम्प्लॉयज ऑल्सो, डायरेक्टर्स है ना। फुल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, एक आपको मालूम है फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। फुल टाइम डायरेक्टर इज व्हाट बेटा, ही इज लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही विल पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और पार्ट टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी, फुल टाइम को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, पार्ट टाइम को क्या बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में आते हैं, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अपना प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, अपना सीटिंग फीस लेते हैं और चले जाते हैं। तो जो फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दीज आर लाइक द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब वो इतना इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है कि कंपनी उसको फैसिलिटी देता है कि तुझे गाड़ी पिकअप करने आएगा, तुझे गाड़ी घर से क्या करेगा, घर पे ड्रॉप करेंगे, फिर तुझे हम लोग लंच भी खिलाएंगे, तेरे बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सारे जो फैसिलिटीज देते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा परक्विजिट्स, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज परक्विजिट्स, ओके। देन देयर इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट या आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेटा, यू कैन गेट पेंशंस, यू कैन गेट ग्रेचुइटी, लीव सैलरी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये सब मिला के जो है वो फाइनली आपका टोटल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी में से गवर्नमेंट ने हमको 3 तरीके के डिडक्शंस अलाउ किए बेटा। दिस इज अंडर सेक्शन 16, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24, याद आ रहा है बेटा, यहाँ पे सेक्शन क्या बेटा 16। दिस सेक्शंस यू हैव टू रिमेंबर, मैंने पहले ही बोला था सारे नहीं बट कुछ स्पेसिफिक है जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट डिडक्शन वी हैव दैट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज मैक्सिमम ऑफ व्हाट बेटा 50,000 रुपीज, ठीक है। एंड ये है 1A के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे सर 1 किधर गया, 1A डायरेक्टली क्यों, तो 1 भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जा, तो बहुत पहले हुआ करता था 2008-9 के टाइम पे, उसको बाद में निकाल दिया गया। अगेन 2 years बैक दे हैव री इंट्रोड्यूस दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इट इज देन नाउ डन अंडर व्हाट बेटा 1A। तो इसीलिए बीच में ही जब भी ऐसे कुछ बीच के इंसर्शंस होते हैं ना, तो आपको 1A 1B ऐसा सब देखने को मिलेगा। देन 2 यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशन टैक्स पेड। ये बाद में देखेंगे आराम से। ये करने के बाद ही आपके पास जो सैलरी आता है ये आएगा आपका क्या बेटा टैक्सेबल सैलरी, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फाइनली गेट टैक्स्ड, ओके। तो अपने को अभी ये एक एक कॉम्पोनेंट अच्छे से देखने का है।
नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट बेटा, अलाउंसेस. देन अपन थोड़ा ग्रेचुइटी, पेंशन, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. और लास्ट पार्ट इज परक्विजिट्स, बहुत बड़ा है वो, तो वो लास्ट में करेंगे. एंड देन विल वाइंड अप द चैप्टर. ओके, ये लिख लीजिएगा. तो मैं अगर LIC एजेंट हूँ, ठीक है, और मैं एम्प्लॉय भी हूँ, और मुझे एम्प्लॉयर से भी कमीशन मिल रहा है, और मैंने कुछ पॉलिसी बेचा तो LIC में भी कमीशन आ रहा है, तो सारा कमीशन नहीं आएगा, ये वही कमीशन आएगा जो एम्प्लॉयर दे रहा है. जो LIC एजेंट बन के मैंने कमीशन कमाया है वो तो मेरा प्रोफेशन हुआ, तो वो वहां पे चला जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन बेटा, ध्यान दीजिएगा अभी बहुत. वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सैलरीज एज यू गो अहेड बेटा इज गोइंग टू बी योर अलाउंसेस. तो बहुत सारे अलाउंसेस है. हमको इनिशियली ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस देखने हैं जो यूजुअली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं. बट फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अलाउंसेस क्या है ना. तो हमने बोला कि देखो अलाउंसेस आर व्हाट, सर्टेन पेमेंट्स. ओके, दिस पेमेंट कुड बी गिवन मंथली और एनुअली ऑल्सो. तो ये जरूरी नहीं है कि अलाउंस हमेशा आपको मंथली मिले, वो मंथली भी मिल सकता है, एनुअली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है. तो एनी टाइम उसका कुछ ये नहीं है. बट सर्टेन पेमेंट्स, अभी अलाउंस को देने का वजह दो है बेटा, फॉर 2 रीजंस. दे कैन बी गिवन फॉर सम स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, और दे कैन बी गिवन एज कॉम्पनसेशन for some unusual working condition. ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा. तो लेट्स से अपने क्लासेस में वी हैव एम्प्लॉयज, ठीक है, मैम है, सर है जो रिसेप्शन में काम करते हैं, अपने ऑफिस बॉयज है. तो ये सब लोग क्लास के एम्प्लॉयज है, क्लास इनको सैलरी देता है, क्लास इनका एम्प्लॉयर है. तो कल को क्लासेस ने ऐसा रूल निकाला कि कल सारा स्टाफ कल से फॉर्मल्स में आएगा, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये अपना क्लास का ऑफिशियल ड्रेस कोड. एंड ये शर्ट खरीदने के लिए या वो पैंट खरीदने के लिए पैसा भी कौन दे रहा है, फिर अपना क्लासेस ही दे रहा है. सो नाउ दे आर गिविंग मनी टू मीट सर्टेन काइंड ऑफ व्हाट बेटा, एक्सपेंसेस. तो इन दैट केस ऑल्सो the allowance that is given is what you call as what beta, a say uniform allowance है. ठीक है, उसका नाम क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म अलाउंस. तो वो अलाउंस जो दिया है, क्यों दिया है, टू मीट अ सर्टेन एक्सपेंडिचर. कल को ऐसा भी हो सकता है अपने जो काम करते हैं अपने यहाँ पे जो ऑफिस बॉय, उनको जेरोक्स लेके आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है ना. तो उनको ना कुछ पैसे दिए जाते हैं रिक्शा से आने जाने के लिए. तो द क्लासेस इज गिविंग हिम कन्वेयंस अलाउंस. दैट इज ऑल्सो टू मीट व्हाट बेटा, सर्टेन एक्सपेंसेस. तो इस तरीके से कोई भी एम्प्लॉय को अलाउंस मिले टू मीट सर्टेन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज. नाउ द गुड पार्ट इज कि अलाउंस बेटा कुड बी एनीथिंग अंडर द सन. एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को किसी भी तरीके के लिए अलाउंस दे सकता है. तुमको चश्मा खरीदने के लिए स्पेक्टिकल अलाउंस दे सकता है, शूज खरीदने के लिए शू अलाउंस दे सकता है, बाल काटने के लिए हेयर कटिंग अलाउंस दे सकता है. दैट इज अ टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर कि उसको किस तरीके का आपको अलाउंस देना है. ठीक है, बट अलाउंस रहेगा तो वो टैक्सेबल होगा. कुछ एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ टैक्सेबल होंगे, वो देखेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट बेटा, दे आर गिविंग यू अलाउंस टू कॉम्पनसेट फॉर सम अनयूजुअल वर्किंग कंडीशन. जैसे कोई एक एम्प्लॉई है, उसको बोला कल से तू नाइट शिफ्ट में काम करेगा. अब वो उसके लिए अनयूजुअल वर्किंग कंडीशन हुआ है ना. नॉर्मली अपन 9 to 5 काम करते हैं, फिर अचानक से कोई बोलता है आपको आप कल से नाइट शिफ्ट में आ रहे हो, तो वो अनयूजुअल कंडीशन में इनकन्वीनियंस होता है. वो इनकन्वीनियंस को मीट करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा विच इज कॉल्ड एज नाइट शिफ्ट अलाउंस. नाउ दिस इज गिवन टू मीट व्हाट बेटा, दैट इनकन्वीनियंस. अपने सोल्जर लोग होते हैं, वो लोग बहुत हाइट वाले एरियाज पे काम करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कम होता है बेटा. तुमको पता है बीच में जब वो बहुत ठंडी हुआ था तभी वो एक सोल्जर का फोटो आया था, वो सियाचिन में उधर ऐसा चलते ही जा रहा है.
तो डू यू अंडरस्टैंड, दिस अ वेरी इनकन्वीनियंट कंडीशन। तो वो मीट करने के लिए उनको हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो रूरल एरिया में काम करता है एकदम, ठीक है, उसको अपन रूरल एरिया अलाउंस दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अनयूजुअल कंडीशन का इनकन्वीनियंस है, उसको मीट करने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज व्हाट यू कॉल अलाउंस। ठीक है, अब अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको यह समझेगा कि ये अलाउंसेस को ना अपन ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते। कुछ ऐसे अलाउंस होंगे जो होगा फुल्ली टैक्सेबल, कुछ ऐसे अलाउंस होंगे जो होगा क्या बेटा, फुल्ली टैक्सेबल, कुछ ऐसा अलाउंस होगा जो होगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये 2 एंड टू एंड ब्रॉड कैटेगरीज है, एक फुल्ली टैक्सेबल, एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड। उसके बीच में आएगा कुछ ऐसे अलाउंस होंगे जो होंगे एग्जेम्प्ट, ध्यान देना, टू द एक्सटेंट दे आर व्हाट बेटा, स्पेंट। तो खर्चा करेगा तो ही तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, एंड स्पेंड भी कैसा करेगा, फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। तो जो पर्पस के लिए तेरे को दिया गया है अलाउंस, तूने अगर वो पर्पस के लिए स्पेंड किया तो ही तुझे क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना वो तेरे हाथ में टैक्सेबल रहेगा। कुछ ऐसे भी अलाउंसेस है विच आर एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट व्हाट बेटा, नोटिफाइड। ये गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि ये अलाउंस को ये नोटिफाइड अमाउंट तक आप क्या करो, एग्जेम्प्ट करो, फिर उसमें खर्चा करो मत करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब टेक्निकली देखो बेटा, यहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है उसमें आप खर्चा करो मत करो, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, तो इधर खर्चे का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्सपेंसेस शुड बी इग्नोर्ड। ओके, फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाले में भी खर्चा करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं, तो इधर भी एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर्ड। जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये अलाउंस 800 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा तो होगा, फिर उसमें आप उसमें खर्चा करो नहीं करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर दिस सम अलाउंस, जहां पे तुम्हारा एग्जेम्पशन ही डिपेंडेंट किस पे है, स्पेंडिंग पे है, उसमें खर्चा इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, कंसीडर that expenses is going to be what beta, are we clear? तो ये आपको बेसिकली दिमाग में रखना है कि फॉर मोस्ट ऑफ द अलाउंसेस बेटा योर एक्सपेंडिचर वोंट मैटर, फुल्ली टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ही है, एग्जेम्प्टेड तो एग्जेम्प्टेड ही है, गवर्नमेंट नोटिफाई किया है तो नोटिफाई किया, उतना एग्जेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओनली द प्लेस वेयर योर एक्सपेंडिचर मैटर्स इज व्हाट बेटा, कि वो अलाउंस जो एग्जेम्प्ट है ओनली टू द एक्सटेंट दे आर व्हाट बेटा, स्पेसिफाइड, सॉरी दे आर एक्सपेंडेड फॉर दैट पर्पस। ओके, अब इसमें भी आप देखो तो बहुत सारे अलाउंसेस है बेटा, तो मैंने जैसे बोला अलाउंस कुछ भी हो सकता है बेटा, तो अपन हर एक अलाउंस को याद रखते फिरेंगे क्या? तो ये लोग ने बोला देखो आप ना कैटेगरी 2, 3 एंड 4 को याद रखो, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स है, एंड अगर कोई भी अलाउंस कैटेगरी 2, 3, 4 में नहीं आता तो डायरेक्टली वो 1 में चला जाएगा, और 1 वाला क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, मेक्स इजी, लाइफ इजी है बेटा। ठीक है, तो ये लिमिटेड है ना कैटेगरी 2, 3 एंड 4 में, आप उतने ही पढ़ लो, और जब भी आपको टैक्सेबिलिटी डिसाइड करना होगा आप आंख बंद करके सोचो कि क्या ये 2, 3 एंड 4 में आ रहा है। अगर ये 2, 3, 4 में नहीं आ रहा है तो सीधा उसको कहाँ डालेगा बेटा, 1 में डाल देगा, और वो फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है? 1 का कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने इधर लिखा है बेटा जो फुल्ली टैक्सेबल है, वैसे तो बहुत कुछ आ सकता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा है समथिंग एन अलाउंस कॉल्ड एज व्हाट बेटा, डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड बेटा मेडिकल अलाउंस है, फूड अलाउंस है। अभी आप बोलोगे सर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको मिल रहा है डिडक्शन, और अभी आप बोल रहे हो कि वो है टैक्सेबल, तो बराबर है बेटा, टैक्सेबल है, एंड जो आपको डिडक्शन जो मिल रहा है ना बेटा वो एंटरटेनमेंट अलाउंस से नहीं मिल रहा है, वो ग्रॉस सैलरी से मिल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? रीड प्रॉपरली अंडरस्टैंड, ये जो भी तीनों डिडक्शंस है ये कहां से मिल रहे हैं बेटा, ये ग्रॉस सैलरी से। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले आपका फुल्ली टैक्सेबल है, उसको आप पहले फुल्ली टैक्सेबल करके ग्रॉस सैलरी का हिस्सा बनाओगे,
एंड देन देर आर सम कंडीशंस जो मीट होने पे वही एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका डिडक्शन बनेगा, बट नॉट फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस बट फ्रॉम व्हाट बेटा, ग्रॉस सैलरी। द प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने ये ऐसा लिखा, अभी देखो गलती कहाँ हो भी सकती है, ऐसा होगा तो नहीं आइडियली, समझो आपके पास इधर बेसिक सैलरी है, ओके, तो दिस इज माई से बेसिक सैलरी अज्यूमिंग 5 लाख रुपए, तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है अज्यूमिंग 50,000 रुपये, ओके। फिर आप बोलते हो ये हो गया मेरा ग्रॉस सैलरी, ठीक है, कितना, 5,50,000। अब इसमें से बेटा अपने को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16, सो आपको है स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000, ओके, एंड आपको मान के चलो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है 5,000। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ना, कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन आप किधर से ले रहे हो, ग्रॉस सैलरी से ले रहे हो। फिर बोलो टैक्सेबल सैलरी कितना आएगा, 55 गया, 4,95,000 आएगा क्या बेटा, फेयर है। अब अगर आपने गलती करा, आप बोलोगे इधर सर ये है बेसिक सैलरी 5 लाख, आपने लिखा इधर एंटरटेनमेंट अलाउंस 50,000 एंड माइनस किया इधर डिडक्शन 5,000, आपने ये बेटा 45,000 इधर, नहीं बराबर ना, हाँ। तो इधर बेटा ग्रॉस सैलरी आपका 5,45,000 होगा, फिर आप बोलोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इधर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया मेरे को, कितना बेटा, 50,000 का, देन ऑल्सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 4,95,000 बट मार्क्स आर गोइंग टू बी 0, क्योंकि फिर एग्जामिनर को लगता है कि तुमको समझा ही नहीं है ना कि ये डिडक्शन कहां से है, ग्रॉस सैलरी से, तुमको पता ही नहीं है, पर वो एक्चुअली कहां से, ग्रॉस सैलरी से, इट इज नॉट फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस, दैट इज व्हाई एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट टैक्सेबल, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी, एंड फिर अगर आपको कंडीशंस परमिट करता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बट डिडक्शन कहां से मिलेगा, ग्रॉस सैलरी से। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया बेटा अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि एक जगह डिडक्शन बोलता है, एक जगह फुल्ली टैक्सेबल बोलता है, तो वो है फुल्ली टैक्सेबल, बाद में अगर कंडीशंस फुलफिल हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो अब है ना बेटा ये अलाउंसेस पे आते हैं, जो आपको दिया जाता तो है और आप अगर उसको एक्चुअली स्पेंड करोगे फॉर द पर्पस विच दे आर गिवन फॉर, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना जो भी अनस्पेंड अमाउंट है या जो पर्पस के लिए स्पेंड नहीं हुआ है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, बराबर है। देखो मैं 3 का ग्रुप्स बनाया बेटा, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड डेली अलाउंस, ALL डॉट इज अलाउंस, ओके। तो ट्रैवलिंग, कन्वेंस एंड व्हाट बेटा, डेली। तुमको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का जोड़ी तो पता है ना, तुम लोग बचपन से अकाउंट्स में करते आ रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट बेटा, डेली अलाउंस, ओके। तो मेरे को कोई तो ये ट्रैवलिंग और कन्वेंस का डिफरेंस बताओ, 11 से किया, 11 से मालूम है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में क्या फर्क है, अपने को तो लगता था सेम ही है, कुछ तो डिफरेंस है। तो ध्यान देना, ठीक है। अभी आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तो आप चार्टर्ड के पास ऑफिस में काम करोगे, जैसे आपका CA जो है वो आपको अलग अलग जगह पे काम के लिए भेजेगा, बोलेगा जा जरा इनकम टैक्स ऑफिस में जाके आ, इसका रिटर्न फाइल कर, फिर क्लाइंट के पास जाके चेक लेके आ, फिर बोलेगा जा आपका GST ऑफिस में जा। तो ये बेटा ऑफिस में से आपको लोकल ट्रैवलिंग के लिए भेजा जा रहा है, सो दिस इज कन्वेंस। तो द लोकल ट्रैवलिंग दैट वी डू इज व्हाट बेटा, कन्वेंस। कल को आपका
प्रिंसिपल ऐसा भी बोल सकता है तुमको ऑडिट के लिए बैंगलोर जाना है, नाउ दिस इज ट्रैवलिंग, दूर का ट्रैवलिंग इज ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग इज कन्वेंस। अभी प्लीज मेरे को ये मत पूछना सर डिफरेंशिएट कैसे करने का, डिस्टेंस क्या है ना, नहीं बोला 5 किलोमीटर तक कन्वेंस है, उसके बाद ट्रैवलिंग होता है, तो दैट इज, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है बेटा, दैट इज अ कॉल यू हैव टू टेक ऑन सिचुएशनल बेसिस। ठीक है, तो तू कल तेरा प्रिंसिपल है कल्याण में और तुझे बेटा भेजा उसने CST, तो वहां सर ये तो ट्रैवलिंग हुआ इतना दूर, नहीं तो वो भी कन्वेंस ही माना जा सकता है, बिकॉज स्टिल यू आर वर्किंग लोकली फॉर सम वर्क, है ना। तो ऐसा डिपेंड करेगा कि व्हाट इज ट्रैवलिंग एंड व्हाट इज कन्वेंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा कि कन्वेंस हम लोग बोलते हैं लोकल ट्रैवलिंग, एंड जो ट्रैवल होता है वो लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए। अब जब आप बेटा ट्रैवल के लिए भी जाते हो ना, तब आपका डेली का खर्चा ज्यादा होता है, ये मानते हो आप लोग। वो खर्चा मीट करने के लिए आपको एक अलाउंस दिया जाता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज डेली अलाउंस। सो व्हेन यू ट्रैवल यू डोंट हैव फूड एट योर होम, तुम बाहर खाते हो, तुमको बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता होता है, तो तुम रिक्शा करोगे, ओला करोगे, करेक्ट है ना बेटा। सो ऑल दस थिंग्स एड अप टू योर डेली एक्सपेंडिचर। उस चीज को मीट करने के लिए, तो तुम्हारा डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो अलाउंस मिल रहा है, दैट अलाउंस इज व्हाट यू कॉल एज व्हाट बेटा, डेली अलाउंस। ठीक है, देन दीज 3 अलाउंसेस का जोड़ी बेटा, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड व्हाट बेटा, हेल्पर अलाउंस। तो ये हेल्पर कौन सा हेल्पर है मालूम है, जो आपको ऑफिशियल काम के लिए मदद करेगा। आगे चल के और एक हेल्पर अलाउंस आएगा, वो पर्सनल हेल्पर है, जो तेरे को घर का काम के लिए मदद करेगा। ये हेल्पर अलाउंस कौन सा है, जो तुमको ऑफिशियल, फॉर एग्जांपल मैं ट्रक ड्राइवर है और मुझे हेल्पर अलाउंस मिला, वो जो मेरे बाजू में बंदा बैठता है ना, जो मेरे को बताता है, वो क्या बोलते हैं मैं भूल गया, क्लीनर, ऐसा वो ट्रक ड्राइवर होता है ना, उसके बाजू में हमेशा एक क्लीनर करके बंदा रहता है, जो उसको बताता है कि बाजू से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, अभी तो आगे चल, ये इधर रुक, ऐसा सब करने के लिए, बिकॉज ट्रक से यूज राइट, तो वो ड्राइवर अकेला दोनों साइड नहीं संभाल सकता है। तो ये सब के लिए अगर मुझे हेल्पर बोला तो, और मैंने वो कोई बंदा अपॉइंट किया, सो दैट इज माई हेल्पर अलाउंस। ओके, तो दीज आर दोज अलाउंसेस जहां पे मैं अगर खर्चा करूंगा फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस तो ही मुझे डिडक्शन मिलेगा, वरना अगर मैं स्पेंड करूंगा किसी और पर्पस के लिए, तो मुझे हेल्पर अलाउंस दिया, मैंने वड़ा पाव खा लिया, तो नॉट स्पेंड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, तो टैक्सेबल। या हेल्पर अलाउंस मिला, मैंने हेल्पर अपॉइंट ही नहीं किया, तो वो तो मेरा जेब में गया, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, टैक्सेबल। फेयर है। देन देयर आर दिस अलाउंसेस जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि हमने बोला है उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो आ गया ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का बड़ा भाई, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जा रहा है फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन ऑफिस एंड हाउस। तो ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस आने के लिए आपको जो अलाउंस दिया जाता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, अब पहले ना ये नॉर्मल एम्प्लॉय के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने जब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया ना 50,000 रुपए का, तो इसको निकाल दिया, बोला नॉर्मल के हाथ में नहीं, बट अगर आप एक हैंडीकैप एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में मैक्सिमम 3,200 रुपीज पर मंथ वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एंड डू यू रेकन द वर्ड मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में लिखोगे ना, तो अब आप कभी भी ब्लाइंडली नहीं लिखे होगे 3,200 एग्जेम्प्टेड, यू विल हैव टू स्पेसिफिकली राइट अ मैक्सिमम। ये इसका वर्ड का इम्प्लीकेशन है ना बेटा, कि अगर मेरे को समझो 5,000 रुपया मिलता है, मैं एक हैंडीकैप एम्प्लॉई है, तो उस 5 में से बाय डिफॉल्ट 3,200 इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, एग्जेम्प्टेड, एंड बाकी का 1,800 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। पर अगर मुझे समझो 3,000 ही मिल रहा है, तो 3,200 एग्जेम्प्ट होएगा क्या, नहीं, इन दैट केस ओनली 3,000, दैट इज बोलता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना एग्जेम्प्ट होगा, 3,200 पर मंथ। ठीक है, फिर चिल्ड्रन के रिलेटेड 2 अलाउंसेस है बेटा, एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस।
एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम ₹100 per month per child will be exempted. Hostel expenditure allowance ₹300 per month per child shall be exempt. But ये जो exemption है, this will be given only for a maximum of what बेटा 2 children. ओके अभी आपके अगर 3 बच्चे होंगे तो कोई भी 2 बच्चों के लिए आप ये चूज कर सकते हो, एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए आपको ये एग्जेम्पशंस मिल सकते। अब आप ये सोच रहे हैं सर 100 रुपए में क्या हो रहा है, सोचा कि नहीं तुम लोगों ने? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपए में किसका एजुकेशन हो रहा है इधर? तो ये है ना बेटा एग्जेम्पशन है। ये लोग ना ये नहीं बोल रहे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 100 रुपए देना चाहिए। ये आप हमेशा गार्ड बांध के रखो। अभी इनकम टैक्स विल नेवर टेल व्हाट द एम्प्लॉयर शुड गिव द एम्प्लॉय। ये उनका दोनों का इंटरनल नेगोशिएशन है। वो 10,000 रुपया पर मंथ दे रहा है पर चाइल्ड, तो बोला दे, एग्जेम्पशन विल बी ओनली 100 रुपीज। ठीक है बच्चा? सो वो देने के टाइम पे कितना दे रहा है बेटा? 10,000 भी देगा, बट आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? ओनली 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, चलो, एंड दैट ऑल्सो मैक्सिमम ऑफ ओनली व्हाट बेटा 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसको जरा ध्यान से देख के रखो, आगे अपना क्वेश्चन आएगा उसमें शायद आप गड़बड़ी करोगे। ठीक है, चलो, देन यू हैव ट्राइबल एरिया अलाउंस बेटा। तो कोई ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं तो उसको जो भी अलाउंस मिल रहा है उसमें से मैक्सिमम 200 पर मंथ शैल बी व्हाट बेटा एग्जेम्प्टेड। समबडी इज वर्किंग अंडरग्राउंड, वो माइंस में वगैरह काम करते बेटा, तो उनके लिए मैक्सिमम 800 पर मंथ शैल बी व्हाट एग्जेम्प्टेड। करेक्ट है। देन अपने जो सोल्जर्स है उनके लिए हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस है। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस में अगर आप पोस्टेड हो 9,000 फीट से लेके 15,000 फीट तक, ठीक है, तो मैक्स 1060 per month is exempted, and if you are posted above 15,000 feet then maximum 1,600 shall be what बेटा exempted। और 15,000 फीट बहुत ऊंचा है, मतलब टू मच। देन बेटा देयर इज दिस स्पेशल अलाउंस, ध्यान देना, कॉल्ड एज रनिंग अलाउंस। इसको स्पेशल अलाउंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इसका पर्पस देखो क्या है बेटा। ये 3 कंडीशंस है, 3 कलर्स है ना बेटा, ये 3 कंडीशन है, ये तीनों फुलफिल होने चाहिए तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग किसको दिया जा रहा है? गिवन टू एन एम्प्लॉय इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। वही बेस्ट एग्जांपल इज, मैं कोई ट्रक का ड्राइवर है तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर जो है वो क्या दे रहा है? कुछ तो अलाउंस दे रहा है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है? टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये बोलता है कि यही पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आइडियली डेली अलाउंस भी तो दिया जा रहा है। तो बोलता है कि ये अलाउंस आपको तभी मिल रहा है जब व्हेन यू आर नॉट इन रिसीप्ट ऑफ व्हाट बेटा डेली अलाउंस। व्हेन यू आर नॉट इन रिसीप्ट ऑफ व्हाट बेटा डेली अलाउंस, एंड अगर ये 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन ओनली यू विल गेट एन एग्जेम्पशन हियर विच इज लोअर ऑफ मैक्सिमम ऑफ कितना बेटा 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस रिसीव। ये दोनों में से जो भी लोअर है वो आपको क्या मिलेगा बेटा? एग्जेम्पशन मिलेगा। नाउ इन अ क्वेश्चन इट इज फॉर यू टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये रनिंग अलाउंस है या स्पेशल अलाउंस है, वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे। यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड 1 he is an employee of a transport sector, 2 the allowance is given to him to meet his daily expenses, and 3 he is not in receipt of what बेटा daily allowance। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि he will get the exemption। ठीक है, now this is one of the very important allowances called as what बेटा house rent allowance, which is exempted under section 1013A। इसका एक अलग इंडिपेंडेंट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर। चलो, तो ये कुछ अलाउंसेस देख लिए अपन ने अभी। देन देयर इज दिस लिस्ट ऑफ व्हाट बेटा फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। तो ये लोग ने बोला कि अगर कोई अलाउंस है विच इज रिसीव्ड बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
या एम्प्लॉयज ऑफ यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर अलाउंसेस आपको मिल रहा है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया। याद करो सेक्शन 9 में एक सम तुमने छोड़ा हुआ है, याद आ रहा है? मैंने बोला था बाद में करेंगे, अब वो टाइम आ गया है जब आपको ये समझ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, एग्जेम्पशन है किसके लिए, अलाउंसेस के लिए। याद है अपन ने, मैंने तभी बोला भी था एम्बेसी के लोग, तो मैंने बोला था उनको नॉर्मल सैलरी तो टैक्सेबल है पर काफी सारे अलाउंसेस क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, याद है? तो ये बोल रहा है कि ऑल द अलाउंसेस विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज किधर, आउटसाइड इंडिया, शैल बी व्हाट बेटा, एग्जेम्प्टेड। एंड देन देयर इज दिस स्पेसिफिक अलाउंस कॉल्ड एज समशरी अलाउंस, ये सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है? ये भी जजेस को मिलता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग बेटा, एग्जेम्प्ट करेंगे। तो ऑल दिस एंड दिस इज जस्ट अ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है बेटा, बहुत सारे अलाउंस हो सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और भी मैंने ऐड किए हुए, व्हाइल यू विल रीड ना, आप एक नज़र मार लेना, क्योंकि सारे के सारे मैं लिख के एकदम याद नहीं हो जाएगा। तो आई हैव ओनली पुट इन दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली वो लोग एग्जाम में पूछना पसंद करते हैं, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल काफ़ी पूछा जाता है, ये स्पेशल अलाउंस काफ़ी पूछा जाता है, तो ऐसे सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये पहले लिख लेंगे, then if time permits we will look into the question. चलो can we then, चलो before we leave ना बेटा, एक छोटा ये अलाउंस है, ये आप एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है, एंड देन वी कैन लीव। ध्यान देना बेटा। सो अपने को एक अलाउंस मिलता है डीएनएस अलाउंस, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस अलाउंसेस जो बहुत पॉपुलर है। यूजुअली एम्प्लॉयर्स तुमको क्या देते हैं, अगर देना है तो डीएनएस अलाउंस देते हैं। नाउ ये क्यों दिया जाता है बेटा, तो दीज अलाउंस इज गिवन टू बीट व्हाट बेटा, इन्फ्लेशन। तो क्या है बेटा, मैं हर साल आपका सैलरी तो बढ़ाता हूं, पर शायद वो सैलरी इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए। सो मैंने इंक्रीमेंट 5% किया आपका, पर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है, तो टेक्निकली आपका सैलरी वही का वही है ना, उल्टा आपका परचेसिंग पावर तो पहले से भी कम हो गया। तो वो बीट करने के लिए आई एम गिविंग यू एन अलाउंस कॉल्ड एज व्हाट बेटा, डीएनएस अलाउंस। अब कुछ बच्चे ना मेरे को इसमें ये पूछेंगे कि सर फिर आप है ना बेसिक सैलरी क्यों नहीं बढ़ा देते, ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं, दुनिया भर का अलाउंस दे रहे हो है ना, उससे अच्छा तो बेसिक सैलरी बढ़ा दो। पर इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, अगर मैंने बेसिक सैलरी बढ़ा दिया ना बेटा, तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है ना बेटा, दोज आर डायरेक्टली लिंक टू बेसिक सैलरी। तो अगर मैंने बेसिक सैलरी ही बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। सो इसीलिए एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, दे रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग योर बेसिक सैलरी, दे आर मोर हैप्पी टू इंक्रीज योर अलाउंस, क्योंकि अलाउंस कभी भी बंद कर दिया तो आपका बेसिक सैलरी वही का वही। जैसे कि मान के चल, अगर आपका बेसिक सैलरी है 30,000 रुपया पर मंथ, और मैं आपको बोलूं कल से आपको नाइट शिफ्ट में आना है, तो अब आई विल गिव यू 5,000 रुपीज इज नाइट शिफ्ट अलाउंस। सो नाउ एवरी मंथ आई एम स्टार्टेड गिविंग यू कितना बेटा, 35। अब नाइट शिफ्ट बंद हो गया तो आई अगेन गिव यू इतना 30। इट इज इजी टू मूव अप एंड डाउन, वो बेसिक में नहीं कर सकता ना बेटा, बेसिक बढ़ गया तो बेसिक को फिर से कम नहीं कर सकते, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अलाउंसेस देते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंसेस दैट यू गेट इज व्हाट बेटा, डीएनएस अलाउंस। अब बेटा एक चीज आपको डीएनएस अलाउंस के रिलेटेड बहुत क्लियरली याद रखना है कि डीएनएस अलाउंस इज अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ओके? इवन दो इट इज फुल्ली टैक्सेबल ना, समटाइम्स उसको क्लासिफाई किया जाता है सेइंग अ डीएनएस अलाउंस इज पार्टिसिपेटिंग डीए, या तो उसको बोलते हैं इन टर्म्स, या तो इट इज कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग डीए और नॉट इन टर्म्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है ये देख लो बेटा। अगर वो पार्टिसिपेटिंग डीए है, इसका मतलब कल को जब भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कंप्यूटेशन होगा ना, तो उसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ डीए को भी गिना जाएगा। अगर उसको गिनने वाले हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग और इन टर्म्स। बट इफ द डीएनएस अलाउंस इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड while the calculation of what beta,
retirement benefit not be considered, okay, then that is what beta a non-participating DA. But whether it is participating or non-participating, DA is a fully taxable allowance. बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है, उनको ऐसा लगता है पार्टिसिपेटिंग मतलब टैक्सेबल एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब नॉट टैक्सेबल. ये गलत है बेटा, ठीक है. मैं वापस बोलता हूं, वेदर इट इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग का फर्क इतना ही है, मैं तुमको बोलता है कि कल तुम मेरे इधर ज्वाइन करोगे, उसके बाद तुम रिटायर होगे ना, तो रिटायरमेंट के टाइम पे मैं तुमको ग्रेच्युटी दूंगा, तो तुम्हारा उस टाइम पे जितना भी सैलरी होगा मल्टीप्लाइड बाय जितना भी साल तुमने मेरे साथ काम किया, उतना तुमको ग्रेच्युटी मिलेगा. तो तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया और रिटायरमेंट के टाइम पे तुम्हारा सैलरी 10,000 है, तो 10,000 इंटू 40, ऐसे 4 लाख रुपए तुम्हारा क्या होगा, ग्रेच्युटी. तुम बोलोगे कि सर वो सैलरी है ना, उसमें आप क्या क्या लोगे. मैं बोला सिर्फ बेसिक लूंगा, तो आप बोले नहीं नहीं सर, आपको बेसिक के साथ डीए भी कंसिडर करना पड़ेगा. इसका मतलब बेसिक प्लस डीए इंटू 40, तो डीए पार्टिसिपेटिंग हो गया. पर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बेसिक ही करेगा, डीए भी नहीं करेगा, तो डीए क्या हो गया, अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गया. पर जब हर महीना वो मुझे मिल रहा है ना बेटा, वो साल का कैलकुलेशन के लिए वो हमेशा क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा. फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल. और आगे चल के भी तुमको ना सैलरी के अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, उसमें अलग अलग चीजों के लिए डिफाइन किया गया है कि तुमको डीए कंसिडर करना है या नहीं करना है. मोस्टली बोलते हैं अगर पार्टिसिपेटिंग है तो कंसिडर करो, पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो कंसिडर मत करो. किधर किधर बोला पार्टिसिपेटिंग है या नहीं है तो भी कंसिडर करो. ये आपको धीरे 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 वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है. फॉर द टाइम बिंग डीए इज फुल्ली टैक्सेबल, बट इट कैन बी पार्टिसिपेटिंग और नॉट. चलो लिख दो एंड देन वी शैल लीव. यस, टोटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नेगोशिएशन कि वेदर इट इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग और नॉट. वो अपने इनकम टैक्स कुछ नहीं बोल सकता उसको.